गुड मॉर्निंग साथियों। कल वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने नरपति नाले जिसकी रचना थी विशलदेव रासो उसके बारे में अध्ययन किया था। आज इस क्लास के अंदर हम जगनिक है उसके बारे में देखेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो मॉर्निंग में आपको 7:30 पर डेली मिल जाती है, तो आप कंटिन्यू मेरे चैनल से जुड़े रहे। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर आपकी हिंदी भाषा लगती है तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़ सकते हो। आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, व्याकरण और जो रचनाएं, सारा जो वर्णन है वो हिंदी से संबंधित है, वो मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का पूरा अच्छे से मैंने सिलेबस करवाया हुआ है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के नाम से। उसमें आपको अच्छे से वो सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप जाकर उसको वॉच कर सकते हो। उसकी जो पीडीएफ फाइल है वो मेरे टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहां पर मैं समय समय पर जो फाइलें होती है, जो सूचनाएं होती है वो सेंड करता रहता हूँ। बिना समय गमाए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए जगनिक, उस जगनिक को पढ़ने से पहले हम जो शुरुआत में करते आ रहे हैं उसी प्रकार जो 5 क्वेश्चन है उसके जवाब आपको कमेंट में देने होते हैं जो पहले दिन हमने पढ़ा है। तो आज जो क्वेश्चन है वो है नरपति नाले द्वारा लिखित ग्रंथ का क्या नाम है। तो कल ही हमने पढ़ा है, आपको अच्छे से पता होगा, आप मेरे को जवाब दीजिए इसका। विशलदेव रासो में कुल छंद है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। विशलदेव रासो की नायिका कहाँ की रहने वाली थी। विशलदेव रासो का रचना काल है, यानी रचना जो समय है वो बताना है। तो ये पांचों ही क्वेश्चन है वो कल वाले जो हमने पढ़ा था उस क्लास से लिए गए हैं और आपको अच्छे से इनके जवाब भी आ रहे होंगे। तो आप जवाब कमेंट में मेरे को जरूर बताएं। आप कमेंट नहीं करते हो, कमेंट जरूर किया करें। आगे देखो, आगे है हमारा जगनिक से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जो आज हम पढ़ेंगे। जगनिक के जो ग्रंथ की बात करें तो परमाल रासो, यानी जो परमाल रासो है उसके लेखक है वो कौन है, जगनिक है। और ये सारे ही जो रासो है वो महत्वपूर्ण है, इसके जो वर्णन है आपको अच्छे से ध्यान में रखना है और जो जितना मैं आपको बता रहा हूं इतना अगर आप कर लेते हो तो आपके एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। रचना समय 1173 ईस्वी, 1230 विक्रमी, यानी जो 1173 ईस्वी है उसको जो विक्रमी में करते हैं तो 1230 है। आपको इनमें से एक को याद करना है। अगर आप ईस्वी में याद करते हो भाई 1173 अगर ईस्वी में याद करते हो तो उसके अंदर आपको 57 है वो प्लस करने, आपका विक्रमी आ जाएगा। और अगर आप विक्रमी में याद करते हो तो आपको 57 है वो माइनस करने, एक याद करना, दोनों का आपका बोधरेशन नहीं रखना है, एक सन को आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, ईस्वी में करते हो तो 57 प्लस कर दीजिए और अगर विक्रमी में करते हो तो 57 माइनस कर दीजिए, आपके ईस्वी सन आ जाएगी। प्रधान रस की बात करें तो इसके अंदर वीर रस है। जो हमारा परमाल रासो है इसके अंदर क्या है, वीर रस देखने को मिलता है। गाने के लिए अधिक प्रसिद्ध है, यानी जो पीछे जो हमने विशलदेव रासो पढ़ा था उसको भी गाने के लिए लिखा गया था, परंतु ये गाने के लिए प्रसिद्ध है, उसको गाने के लिए लिखा गया था, परंतु ये जो परमाल रासो है ये गाने के लिए प्रसिद्ध है, ज्यादातर इसको गाया जाता है। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में इसे आला खंड या आला कहा जाता है। मोस्ट लाइन है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप जो मैं जो कह रहा हूं उसकी बजाय आप जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो एग्जाम भी आरपीसी ने करवाए उन एग्जाम के जो पेपर है उन पेपरों को लीजिए आप, और मेरे जो नोट्स है वो टेलीग्राम पे मैंने सेंड कर दिए, वहां आपको मिल जाएंगे, तो उसको डाउनलोड कीजिए और फिर उन पेपरों को मिलाइए कि कितने क्वेश्चन है वो मेरे पेपर में जो मैंने पढ़ा है उनमें से आए हैं। तो फिर आपको खुद को पता चल जाएगा कि भाई इतना जो पढ़ लेते हैं तो उनमें से हमारा काम है वो सफिशिएंट हो जाएगा, तो आप उनको मिला लीजिए। तो उत्तर प्रदेश और जो उत्तराखंड है उसके अंदर इसको क्या कहा जाता है, आला या आला खंड कहा जाता है। जगनिक कालिंजर के चंदेल वंशी राजा परमर्दी देव का दरबारी कवि था। जो परमर्दी देव है, जो इसका नाम जैसे परमाल रासो रखा गया है, तो उस परमर्दी देव है उसके जो दरबार में क्या था, जो कालिंजर है वहां से जो चंदेल वंशी राजा था कौन, परमर्दी देव, उसके दरबार में ये क्या था, एक दरबारी कवि था। क्योंकि पहले जो राजा महाराजा के दरबार में ही कवि रहते थे। इस ग्रंथ में महोबा के दो वीरों आला व उद्दल की वीरता का वर्णन मिलता है, इसलिए इसको आला खंड कहा गया है। आला खंड या आला इसीलिए कहा गया है। तो इसके अंदर हमारे को क्या मिलता है, महोबा है, उस महोबा के दो वीर थे
आला और उदल, उसकी वीरता है, उस वीरता का वर्णन हमारे को परमाल रासों में मिलता है, परमाल रासों में मिलता है। इसीलिए इसके अंदर क्या है, वीर रस है, वीर रस है। ये वीर रस प्रधान रचना है परमाल रासो जगनिक की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये अर्ध प्रमाणिक रचना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको क्या कहा, अर्ध प्रमाणिक कहा। जिस प्रकार पृथ्वीराज रासो के संबंध में 3 मत है, प्रमाणिक है, अप्रमाणिक है, अर्ध प्रमाणिक है, उसी प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको क्या कहा, अर्ध प्रमाणिक, यानी आदि ही सत्य है। यह वर्षा ऋतु में गाया जाता है, यानी किस ऋतु में गाया जाता है, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कौन, ये जो परमाल रासो है ना, इसको वर्षा ऋतु में गाते हैं। आगे अब इसकी एक ये जो पंक्ति है ना, ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। ये पंक्ति देकर पूछते, ये पंक्ति क्या है, मोस्ट है। पंक्ति देकर क्या पूछते हैं, कि ये पंक्ति देकर पूछते हैं कि ये पंक्ति किस रचना से ली गई। तो वहां पर विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो ऐसे नाम दिए होंगे। तो ये परमाल रासो है, उससे ली गई है। क्या है, 12 वृष ले कुकुर जिए, ओ 13 ले जिए शियार, वृष 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। इसको जब हम पढ़ते हैं तो हमारे खुद के मन के अंदर ऐसे भाव पैदा होते हैं, यानी जोश पैदा हो जाता है कि 12 वृष ले कुकुर, कुकुर का मतलब होता है कुत्ता, कुत्ता है मतलब होता है इसका, तो वो जिए, कहने का मतलब जो कुत्ता है वो 12 साल के लिए ही जीवित रहता है। वो 13 ले जिए शियार, और जो सिंह होता है ना शेर, वो 13 वर्ष जीता है, सिंह है वो 13 वर्ष जीता है। वर्ष 18 छत्री जिए, छत्री का मतलब जो राजपूत है वो है, वो 18 वर्ष तक ही जीवित रहते, 18 वर्ष तक ही जीवित रहते। आगे जीवन को धिक्कार, अगर वो आगे जीते हैं तो उसके जीवन को फिर धिक्कार है, उसको 18 वर्ष की जीवन जो काल है उसके अंदर ही उसको शहीद हो जाना चाहिए। तो ऐसे ये वीरतापूर्वक इसके अंदर जो भावनाएं है वो भरी हुई है, ऐसी लाइनें इसके अंदर लिखी गई है जो परमाल रासो है उसके अंदर। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स एलियट द्वारा आलाखंड नाम से करवाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका जो सर्वप्रथम प्रकाशन है वो किस वर्ष में किया गया था, 1865 ईस्वी में किसने करवाया था। तो जो फर्रुखाबाद के जो कलेक्टर है चार्ल्स एलियट, उसने इसका नाम आलाखंड रख के इसका प्रकाशन करवाया। परमाल रासो का नाम है वो आलाखंड दिया गया है ना, तो आलाखंड नाम से करवाया था 1865 ईस्वी में। तो ये भी ध्यान में आपको रखना है, चार्ल्स एलियट नाम। इस रचना की गेय परंपरा का मुख्य केंद्र बेसवाड़ा, महोबा, बुंदेलखंड माने जाते हैं। ये जो मोस्ट है, ये जो क्षेत्र देकर पूछे कि जो आलाखंड है उसका जो गाने का मुख्य क्षेत्र कौन कौन सा, तो बेसवाड़ा है, महोबा है और बुंदेलखंड है। इस क्षेत्र के अंदर ये ज्यादा गाई जाती है, ज्यादा प्रसिद्ध है। जो हमने शुरुआत में पढ़ा है कि जो उत्तर प्रदेश और जो उत्तराखंड है वो एरिया है ना, उसमें ये ज्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है। इस रचना के गीत आषाढ़ व श्रावण मास में गाए जाते हैं। हमने शुरुआत में जो लाइन आई थी कि ये वर्षा ऋतु में ज्यादा गाया जाता है, और उस वर्षा ऋतु में भी जो 2 महीने कौन कौन सा, एक तो आषाढ़ का और एक श्रावण का, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यानी जो आलाखंड है या परमाल रासो उसका किस महीने में ज्यादा गायन किया जाता है या ज्यादा वो गाई जाती है, तो वो श्रावण और आषाढ़ के 2 महीने हैं, उन आषाढ़ और श्रावण महीने में ये ज्यादा गाई जाती है। तो ये जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे, इतने ही क्वेश्चन है वो इससे संबंधित है, जो परमाल रासो है उस परमाल रासो से बनते हैं। जो मैंने यहाँ पर सारे पॉइंट है वो लेने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कल वाली जो क्लास है उसके अंदर हम दलपत विजय के बारे में पढ़ेंगे। तो जय भीम, जय भारत।